नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 17 जुलाई और आज जो है हम लोग द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हमारे इम्पॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल जो है वो इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप के ऊपर है। दूसरा आर्टिकल इंडियाज़ कॉन्ग्लोमरेट्स आर गेटिंग टू बिग फॉर कंफर्ट। यहाँ ऑथर ये कहना चाहते हैं कि जो वेल्थ और जो मनी है दोनों का कंसंट्रेशन कुछ जगहों पे मतलब कि बढ़ता जा रहा है। मींस सेंट्रलाइजेशन ऑफ एसेट्स हो रहा है। जो संपत्तियां हैं, संपत्तियों का केंद्रीकरण हो रहा है और उन केंद्रीकरण होने के क्या कारण हैं या फिर उनको रोका जाए अगर तो रोकने में क्या व्यवधान है और उन व्यवधानों के बाद वर्तमान में क्या स्थिति है और भविष्य क्या होगा इसका। तो इसको लेकर के जो है एक आर्टिकल है। और तीसरा आर्टिकल है हमारा, इस समय आप देख रहे होंगे कि पूरा भारत जो है इस समय जो मानसून की अवधि चल रही है और मानसून की अवधि के बीचों बीच में है हम लोग। तो जो पहाड़ी प्रदेश हैं और साथ में आप देखते होंगे दिल्ली और तो ये जो है पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इन स्टेट्स में आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। और ये बाढ़ जो है हालात इस स्तर पे हैं कि कई लोगों की जान भी जा चुकी है, प्लस कई हज़ार करोड़ संपत्ति की भी क्षति हो चुकी है। तो इसमें आर्टिकल में ऑथर जो है वो डिस्कस करते हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है फ्यूचर के लिए और जो अभी वर्तमान में प्रॉब्लम बनी हुई है तो उसमें उसके क्या क्या रीज़न हैं, क्या क्या कॉज हैं कि बाढ़ इतनी ज़्यादा कैसे आ गई और इसके आगे क्या फ्यूचर में समाधान हो सकते हैं। तो इस पर डिस्कशन करने के लिए उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। तो हम ये तीनों आर्टिकल को आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला आर्टिकल जो है इंडिया फ्रांस रिलेशन। तो अभी आप देखिए इंडिया फ्रांस रिलेशन जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप थी इंडिया और फ्रांस के बीच में वो 1998 में साइन की गई थी और अब 25 साल पूरे हो चुके हैं उसके। तो 25 साल पूरे होने के बाद उसी के उपलक्ष्य में कहते हैं कि 25वीं वर्षगांठ मनाई दोनों देशों ने अपने संबंध की। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था। अपना जो उनका राष्ट्रीय परेड दिवस होता है उसको बेस्टिल डे बोलते हैं। एक्चुअल में बास्तील, जब आप फ्रांस की क्रांति पढ़े हैं कभी तो बास्तील का जो किला था उस बास्तील के किले पर जो है अटैक किया गया था उस समय फ्रांस की क्रांति के आरंभिक दौर में। तो वो जो है एक तरीके से आप समझ लीजिए कि पॉइंट ऑफ साइन है, मींस उसको रेफरेंस मान के तो वहाँ के राष्ट्रीय परेड दिवस को बास्तील डे के नाम से उसे बेस्टिल डे बोलते हैं। तो वहाँ पर जो है मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था और इसी दौरान 25वीं वर्षगांठ मनाते हुए आगे के 25 वर्षों की क्या संबंध रहेंगे भारत और फ्रांस के, इसकी आधारशिला रखी गई है। तो उसको लेकर के ऑथर कहते हैं। तो आप इसके पहले हम लोग थोड़ा बेसिक्स की बात कर लेते हैं। तो अगर इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप को समझना है तो देखिए इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप जो है वो 3 सेक्टर्स में इम्पॉर्टेंटली काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं और वो 3 सेक्टर हैं। देखिए डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर और सिविल न्यूक्लियर सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर में आप देखेंगे तो जैसे आपने देखा होगा अभी इसके पहले जो है राफेल एयरफोर्स के लिए हम लोगों ने फ्रांस से ही इंपोर्ट किए थे। इसके अलावा इसके पहले हमारे यहाँ जो है कई सबमरीन्स की एक डील, मीन्स जो हमारी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं, जो 6 सबमरीन्स बननी थी जिसमें से 5 इस समय कमीशनड हैं और एक अभी भी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसका ट्रायल हालांकि 2022 में किया जा चुका है। तो इस तरीके से हमारी जो डील्स हैं वो डिफेंस सेक्टर्स को लेके आगे बढ़ रही हैं। एक बार ये जो सबमरीन्स का मैटर है तो सबमरीन्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा मैं बेसिक्स आपको बता देता हूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि सबमरीन्स वगैरह को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए सबमरीन्स जो है 2 टाइप की होती हैं। पहला टाइप है डीजल इलेक्ट्रिक टाइप। मींस देखिए सबमरीन्स 2 टाइप की होती हैं और टाइप उनके डिसाइड होंगे कि उनको एनर्जी कैसे मिलती है। तो एनर्जी उनको 2 तरह से मिलती है, या तो डीजल इलेक्ट्रिक से मिलती है या फिर जो है न्यूक्लियर एनर्जी से मिलती है। अगर न्यूक्लियर एनर्जी से मिल रही है किसी सबमरीन को एनर्जी तो उसको कहेंगे ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। और अगर डीजल इलेक्ट्रिक से मिल रही है तो बोलेंगे कि डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है ये। तो भारत जो है 2 तरह की सबमरीन, 2 तरह की पनडुब्बियां इस्तेमाल करता है। कुछ हमारे पास हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स और कुछ हैं डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स। तो हम लोगों ने फ्रांस के साथ में 2008 से हम लोग जो है ये कलवरी क्लास, जो स्कॉर्पियन क्लास है इसको भारत में कलवरी क्लास बोलते हैं। तो इस कलवरी क्लास के अंदर जो है 5 टोटल देखिए 6 सबमरीन्स बननी थी। 5 सबमरीन्स जो भारत के पास हैं और इस समय काम कर रही हैं तो उनके नाम आप सुन लीजिए एक बार। कलवरी, खांडेरी, करंज, इनको ऐसे बोलते हैं INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS बेला, INS बागीर
और ये छठवीं जो है INS बागशीर, तो इसका ट्रायल तो हो चुका है लेकिन अभी जो है कमीशन नहीं हो पाई है। तो जो अभी समझौता हुआ है अगले 25 साल के लिए, तो उस 25 साल का जो रोड मैप बनाया उसमें भारत जो है 3 सबमरीन्स को स्कॉर्पियन क्लास की, मींस इंडिया की नज़र में कलवरी क्लास की सबमरीन्स को और भी इंडक्ट करेगा, शामिल करेगा अपने बेड़े में। और इसके अलावा अब हम लोग जो है, और दूसरा हम बात कर रहे थे सबमरीन्स में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी आप समझ लीजिए। तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है भारत ने अपने स्वयं मींस इंडिजिनसली डेवलप किया, उनको स्वदेशी रूप से विकसित किया है। तो भारत की जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है वो अरिहंत क्लास की हैं, और अरिहंत क्लास में भारत के पास देखिए जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है वो बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इनको जो है बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड सबमरीन भी बोला जाता है। तो 2 हैं भारत के पास, अरिहंत और अरिघट, ये 2 नाम हैं उसके, मींस INS अरिहंत और INS अरिघट। और इसके अलावा 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स और बन भी रही हैं, तो उनके नाम अभी जो है रखे नहीं गए हैं, तो वो कोड नेम में है, S4 करके जो है उनका कोड नेम वगैरह रखा हुआ है। इसके बाद आप देखिए भारत के पास जो है टोटल इस समय जो काम कर रही हैं पनडुब्बियाँ, वो 3 क्लास की पनडुब्बियाँ हैं। तो पहली तो हमने आपको बता दिया स्कॉर्पियन क्लास, या जिसे कलवरी क्लास बोलते हैं। दूसरी जो क्लास है वो शिशुमार क्लास है, और शिशुमार क्लास के अंदर 4 सबमरीन्स काम कर रही हैं इंडिया की। और तीसरी क्लास है सिंधु घोष क्लास, तो सिंधु घोष श्रेणी की 7 पनडुब्बियाँ जो है वो काम कर रही हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि शिशुमार क्लास जो है वो हमने जर्मनी के सहयोग से डेवलप किया था पनडुब्बियों का, जिसमें 4 पनडुब्बियाँ हैं हमारे पास। और सिंधु घोष क्लास जो है हमने तत्कालीन सोवियत संघ या फिर उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी बना रशिया यानी रूस, तो रूस के साथ मिलकर के हमने सिंधु घोष क्लास की सबमरीन 7 जो है बनाई थी, और सारी ही जो है वो इस समय कमीशन्ड हैं। तो अब फ्रांस के साथ जो समझौता हुआ है, तो उस समझौते में 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को हम लोग और भी अपने बेड़े में शामिल करेंगे। तो अब इसके बाद हम लोग इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप को अब आप देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो ऑथर कहते हैं कि इंडिया फ्रांस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के 25 साल पूरे हो गए, और इसके बाद दोबारा फिर से जब हम लोगों ने 25वीं वर्षगांठ मनाई, बास्तील डे परेड पे हमारे प्रधानमंत्री जब वहाँ पहुँचे मुख्य अतिथि के तौर पर, तो वहाँ पर उन्होंने जो है जो इस बार परेड हुई वहाँ पर हमारे देश की भी तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी जो है उसने भी उस परेड में हिस्सा लिया। और वो कहते हैं ऐसा पहली बार नहीं था, इसके पहले भी जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे हमारे 2009 में, एक बार वो भी जो है बास्तील डे पे यानी बेस्टिल डे पर मुख्य अतिथि के तौर पर वहाँ रह चुके हैं, और तीनों सेनाओं की टुकड़ी ने जो है तब भी हिस्सा लिया था। उसके बाद कहते हैं और उस मीटिंग के दौरान हमने अपने अगले 25 साल का जो रोड मैप है उसको तय किया, और उसको नाम रखा है हॉरिजन 2047। तो हॉरिजन 2047 जो है वो हमारे स्ट्रेटजिक टाइज को यानी रणनीतिक गठबंधन को आगे ले जाने का एक रोड मैप है, जिसमें आप देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड समझौते मिलेंगे आपको, स्पेस सेक्टर से रिलेटेड मिलेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड मिलेंगे, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मिलेंगे, ग्रीन ट्रांजिशन का मतलब समझ रहे होंगे आप कि वातावरण में जो डिस्टर्बेंस है उसको लेकर के ग्रीन ट्रांजिशन, और एनर्जी से रिलेटेड जो कार्बन एमिशन को लेकर के प्रॉब्लम बनी हुई है ग्लोबल वार्मिंग के तौर पे, तो उसको लेकर के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की ओर हम लोग चल रहे हैं। मींस जो रिन्यूएबल सेक्टर है एनर्जी का, तो उस रिन्यूएबल सेक्टर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा शिक्षा और पीपल टू पीपल टाइज, देखिए पीपल टू पीपल टाइज जब बोलते हैं तो इस बात को आप बहुत सामान्य तरीके से समझ लीजिए, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि पीपल टू पीपल टाइज का मतलब ये, जैसे सपोज करिए कि आप अभी जो है इस बार के समझौतों में ये तय हुआ कि IIT दिल्ली का एक कैंपस जो है वो खोला जाएगा UAE में। तो फिर इसका मतलब क्या है कि अगर IIT दिल्ली का कैंपस UAE में खुलेगा तो वहाँ के कुछ बच्चे पढ़ेंगे वहाँ, या फिर वहाँ से कुछ बच्चे यहाँ पढ़ने आ गए, या यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा जो है वर्कर्स के तौर पे यहाँ से जो है मिडिल ईस्ट एशिया में वर्कर जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, UAE, इन जगहों पे काम करने के लिए जाते हैं भारत से लोग ना। तो होता क्या कि जब आपस में मिलते हैं तो जो संबंध विकसित होते हैं उनको कहते हैं पीपल टू पीपल टाइज। इससे क्या होता है कि एक दूसरे की संस्कृति के बारे में एक समझ विकसित होती है। उसके बाद कहते हैं कि पहला जो इम्पोर्टेंट रोड मैप तय किया गया तो वो था स्ट्रेटजिक रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स नेम्ड एज हॉरिजन 2047। और उसके बाद दूसरा कहते हैं कि दूसरा जो है वो हम लोगों ने अपने अगले 25 वर्षों के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में हम क्या स्ट्रेटजीज अपनाएंगे इसको लेकर के समझौता किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आगे हमारी क्या रणनीति रहेगी अगले 25 साल में, मिलिट्री और नेवल एक्सचेंजेस के बेसिस पे। और इसके अलावा हमने उसके लिए जो है एक ट्रायंगुलर डेवलपमेंट फंड जो है उसको स्थापित किया है।
तो ये ट्रायंगुलर डेवलपमेंट फंड का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, ये मत समझिएगा कि इसमें कोई 3 स्टेक होल्डर हैं। एक्चुअल में डेवलपमेंट को लेकर के जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे सपोज करिए आपको कहीं अपना ही घर बनाना है आपको, तो सबसे पहले आपको ज़मीन चाहिए, ज़मीन चाहने के बाद फिर जो है मकान बनाने वाले सामान चाहिए। तो इसी तरीके से जब किसी क्षेत्र के विकास की बात होती है तो हर विकास की योजना में कुछ समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं का इनोवेटिव तरीके से सलूशन करेंगे। तो ऐसे करके इसके 3 पैरामीटर बनते हैं। मींस हम जो चैलेंजेस होंगे हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनको हम इनोवेशन के थ्रू, और फिर हमारा फंड कम से कम लगे, तो इस तरह से जो है 3 पैरामीटर हैं, इसलिए इसको ट्रायंगुलर डेवलपमेंट फंड बोलते हैं। तो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए हम लोगों ने जो अपना अगला 25 साल का रोड मैप तैयार किया, जिससे कि जो भी देश हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, उनके डेवलपमेंट में भी हम जो है अपनी भूमिका निभा पाएंगे दोनों देश। इसके बाद कहते हैं कि तीसरी चीज़, अब इस बार जो है, अभी आपने देखा था कि पीछे हम लोगों ने जो राफेल इंडक्ट किए थे वो एयरफोर्स के लिए किए थे, अब हम इंडियन नेवी के लिए 26 और राफेल जो हैं उनको खरीदेंगे फ्रांस से। और ये जो है ऑफ द शेफ का मतलब आप समझ लीजिए, ऑफ द शेफ का मतलब ये है, जैसे आपने देखा वो घर में जो अलमारी रखी रहती है उसको सेफ कहते हैं ना, तो सेफ के बाहर किसी चीज़, ऑफ द शेफ मतलब सेफ के बाहर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड हैं। जैसे पहले क्या हो रहा था कि राफेल वहाँ बनाया जा रहा था, तो आप देख रहे होंगे कई बार मीन्स कई किस्तों में राफेल आए सारे इंडिया, लेकिन इस बार पहले से बने हुए हैं, और ऐसे 26 राफेल एम को जो है हम अपनी इंडियन नेवी के लिए इंडक्ट कर लेंगे, उनको खरीद लेंगे। और इसके अलावा 3 मोर स्कॉर्पियन सबमरीन्स इन कंटिन्यूएशन टू द परचेजेज ऑफ 2008 से जो हमारी खरीदारी चल रही है स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी की, जो हमने आपको बताई 6 पनडुब्बियां हैं। नाम हमने आपको बताए थे कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर, बागशीर अभी कमीशनड नहीं हुई है, मैंने फिर से रिपीट कर दिया। तो हम उसके अंतर्गत 3 पनडुब्बियां और खरीदेंगे। और इसके अलावा जो है एक एग्रीमेंट हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL जो इंडिया की कंपनी है, और सेफ्रॉन ये फ्रांस की कंपनी है। तो इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है हेलीकॉप्टर इंजन्स को लेकर के, कि भारत में जो है हेलीकॉप्टर इंजन्स बनाए जाएंगे। अब उसके बाद देखिए, हम लोग पहले मैंने बताया था कि राष्ट्रों के बीच संबंध कैसे बनते हैं, तो हमने भारत की आवश्यकताओं के अनुसार आपको बोला था कि भारत की आवश्यकता जो है इस समय, चूंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड में युवा आबादी भारत में बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी का इतना ज़्यादा प्रतिशत है, तो अपनी जो मीन्स आप कह सकते हैं कि अपनी जो जनांकिकी है, अपनी जो युवा जनसंख्या है, उसको संसाधन में बदलने के लिए जो है रोजगार देना बहुत ज़रूरी है। तो भारत इस समय को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, ऐसी चीज़ों पे फोकस कर रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो आप देख रहे होंगे कि जो भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो वो सारे ही एग्रीमेंट किसी न किसी तरह से को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं। ऐसे ही अभी जब अमेरिका की विजिट पे गए तो वहाँ पे भी, उससे तो हम लोगों ने पूरा जितना भी डेवलपमेंट हुआ था रिलेशनशिप में, उससे तो हम लोगों ने लगभग 7 से 8 वीडियो में बनाकर कवर किया है। उसके बाद आगे ऑथर कहते हैं कि भारत और फ्रांस के संबंध पर अगर हम शुरुआत से गौर करें तो दोनों ही देशों के संबंध एक दूसरे की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर बेस्ड हैं। मींस जो रणनीतिक स्वायत्तता है, उस रणनीतिक स्वायत्तता को दोनों देश किसी भी तरीके से एक दूसरे की स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अब उसके कुछ एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे ऑथर। तो कहते हैं कि जैसे आप देख रहे होंगे कि जो यूक्रेन वॉर चल रहा है इस समय रशिया के साथ, तो यूक्रेन वॉर को लेकर के फ्रांस का अपना एक अलग स्टैंड हो सकता है, लेकिन भारत का जो भी स्टैंड है, जैसे भारत जो है इस समय रशिया से इतना तेल खरीद रहा है कि इराक को रिप्लेस करने के बाद रशिया जो है भारत का इस समय सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है। तो इसके बावजूद इस तरह के स्टैंड को लेकर के फ्रांस को इंडिया के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह की कोई डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट नहीं होती दिखाई देती है। दूसरा वो कहते हैं कि भारत ने 1974 में, देखिए भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, 13 मई 1974 को। तो 1974 में किया था या फिर 1998 में जब दोबारा किया है परमाणु परीक्षण, तो दोनों ही समय पे दुनिया के देशों ने, जैसे अमेरिका वगैरह ने जो है भारत के ऊपर कई व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए थे उस समय, लेकिन फ्रांस ने उन प्रतिबंधों का ना तो कभी समर्थन किया, ना ही उन प्रतिबंधों को भारत के ऊपर आरोपित करने का प्रयास किया। और यहाँ तक कि आप ऑथर कहते हैं कि 1974 के समय हम लोग जो है तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट लगा रहे थे, तो उसके लिए यूरेनियम की सप्लाई भी फ्रांस ने उस समय की, जबकि दुनिया हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रही थी। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि, और इस बार भी आप देखेंगे कि जब भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस पहुँचे तो उस समय यूरोपियन यूनियन की संसद जो है मणिपुर हिंसा के बारे में एक रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कर रही थी, और इस मुद्दे
की चर्चा तक नहीं की गई दोनों देशों की बातचीत में। ठीक उसी तरह से भारत ने भी फ्रांस में, अभी आपने देखा होगा कि एक अल्जीरिया के रहने वाले इमिग्रेंट थे, अल्जीरियन आप्रवासी थे, फ्रांस में रह रहे थे, जिनका नाम था नाहिल करके नाम था, आपने देखा होगा, पुलिस की गोली लगने से उनकी मौत हो गई। तो काफ़ी जो है वहाँ पे हलचल हुई थी। तो उस हलचल को लेकर के भारत ने भी वहाँ पर किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही देश एक दूसरे की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का पूरा पूरा सम्मान करते हैं, चाहे वो इंटरनल अफेयर्स की बात हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस की बात हो, विदेश नीति में वो कैसे किस देश के साथ संबंध रखना चाहते हैं, आंतरिक मामलों में उनकी क्या स्थिति है। जैसे मणिपुर वायलेंस को लेकर भी देखिए कोई बातचीत नहीं हुई, फिर यूक्रेन वॉर स्टैंड को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई। तो इस तरीके से कहते हैं कि भारत और फ्रांस के संबंध जो है एक अलग तरह की रणनीतिक स्वायत्तता के ऊपर टिके हुए हैं। और इसके अलावा फ्रांस, जैसे सपोज करिए कि किसी ग्रुप में है, किसी का एलाई है, तो ऐसा भी नहीं है कि फ्रांस दबाव देता हो भारत के ऊपर कि नहीं आप हमारे एलाई बन जाइए। तो इस तरह से भारत और फ्रांस के संबंध, लास्ट में यही कहते हैं ऑथर कि भारत और फ्रांस के संबंध सारे जो भी भारत के अन्य देशों के साथ संबंध हैं उन संबंधों से कहीं अलग हैं। चलिए इसके बाद हम लोग अपने दूसरे आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। तो दूसरा आर्टिकल हमारा है इंडियाज़ कॉन्ग्लोमरेट्स आर गेटिंग टू बिग फॉर कंफर्ट। मीन्स भारत में जो धन संचय की प्रवृत्ति है या जो संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, ये संपत्ति का केंद्रीकरण धीरे धीरे करके एक बहुत बड़े सिनेरियो में सामाजिक समस्याओं को भविष्य में लेकर के आने वाला है। और ऑथर स्टार्ट करते हैं इसको कि हिंडनबर्ग रिसर्च, ये हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में आप जान लीजिए। ये जो है एक फॉरेन कंपनी है, इसको नेट एंडरसन नाम के एक शख्स ने जो है स्थापित किया था। और इसका काम है कि फाइनेंशियल सेक्टर्स, मीन्स दुनिया में जो फाइनेंस का रेगुलेशन है या फाइनेंशियल सेक्टर है, वित्तीय क्षेत्र है, तो वित्तीय क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर रिसर्च करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, ताकि अगर कोई कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे अपनी डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। तो इनका मानना, मीन्स हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना ये है कि हम ऐसे एटिपिकल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन निकाल के लाते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी देश की या फिर ग्लोबली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। और आप अपने इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस रिलेटेड कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो तो आप हमारी इन्फॉर्मेशन के आधार पर कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑथर जो है पहले कहते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च, तो ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है इसने कुछ समय पहले भारत में जो अडानी है, अडानी की कई सारी कंपनियों को लेकर, उनके शेयर्स को लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसके लिए जो है अडानी ग्रुप ने ये बोला कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च जानबूझ के हमारी कंपनीज़ के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना चाहती है। तो यहीं से ऑथर शुरू करते हैं, कहते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है लगता है ऐसे कि एक बार को ये लगा था कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप जो भी एक्विजिशन कर रहा है या जो भी अधिग्रहण कर रहा है उसमें कुछ मीन्स वो रुक जाएगा सिलसिला, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भले ही धीमी गति से अडानी ग्रुप जो है वो एक्विजिशन कर रहा हो अब, लेकिन अभी भी जो है लगातार उसके अधिग्रहण जारी है और वो फाइनेंशियल मार्केट से लगातार और पैसा उठाते जा रहे हैं। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट से पैसा उठाते जा रहे हैं का मतलब आप ये समझिएगा कि जैसे जब कोई आदमी कंपनी स्थापित करता है, तो कंपनी स्थापित करने के बाद जैसे सपोज करिए आपने कंपनी स्थापित की, तो एक समय तक तो आप अपने आप से उसको धीरे धीरे करके जो है डेवलप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप जब बड़े लेवल पे फंड लगाना चाहेंगे तो क्या करते हैं लोग कि स्टॉक मार्केट्स में आईपीओ इशू करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। तो आईपीओज़ के थ्रू जो है मार्केट से भी पैसा उठाया जाता है। तो इस तरीके से अडानी ग्रुप जो है वो अपने एक्विजिशन को भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहा है और साथ ही साथ में बाज़ार से लगातार पैसा भी उठाते जा रहे हैं। जैसे बैंक वगैरह लोन देते हैं, तो ये भी जो है एक तरीके से आप समझिए कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो लोन ही दे रहा है। वास्तव में फाइनेंशियल मार्केट में आप देखेंगे तो बड़े स्टेक होल्डर कौन है भाई? फाइनेंशियल मार्केट में पैसे का लेन देन का काम है, तो या तो कोई पैसा देगा या लेगा। देने वाले कौन है? देने वाले बैंक हैं। लेने वाला कौन है? लेने वाले बिजनेसमैन है। तो फाइनेंशियल मार्केट में पैसे का लेन देन होता है, तो इसमें आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अडानी ग्रुप के एग्जाम्पल से राइटर, और उसके बाद आगे कहते हैं कि अंततोगत्वा अभी हाल फिलहाल में जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने भी अपने फाइनेंशियल आर्म का डीमर्जर कर दिया है। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एक फाइनेंशियल कंपनी थी जिसका नाम था एक सेकंड आपको बताते हैं,
रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, अब उन्होंने इसका डीमर्जर कर दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज से और इसको बना दिया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके बाद ऑथर जो है आगे बात करते हैं, कहते हैं कि आप अगर भारत में देखेंगे तो भारत में कुछ जो बिजनेस फर्म्स हैं जो बहुत बड़ी हैं, उनके नाम लेकर के ये एग्जांपल देते हैं यहाँ पर कि जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो इन्होंने अभी अपना अलग बना दिया, जिसकी जो है डोमिनेंट प्रेजेंस है फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में। फिर उसके बाद कहते हैं कि आप देखेंगे तो जो रिलायंस है वो टेली कम्युनिकेशन के फील्ड से लेकर के रिटेल ट्रेड तक का, जैसे रिटेल का आप देखेंगे, वो रिटेल ट्रेड क्यों, क्योंकि छोटे छोटे मॉल भी आप देखते होंगे, रिलायंस के मॉल भी बने हुए हैं जहां आप जाकर के एक नहाने का साबुन भी खरीद सकते हो। तो कहने का मतलब इनका ये है कि रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां जो हैं वो टेली कम्युनिकेशन जैसी ब्रॉड फैसिलिटी से लेकर के और आपके नहाने के साबुन तक जैसी छोटी चीज़ों तक जो है उसने पकड़ बना रखी। तो टेली कम्युनिकेशन से लेकर के चाहे खुदरा व्यापार की बात हो और खुदरा व्यापार के साथ चाहे मीडिया की बात हो, आप देखेंगे उनके खुद के चैनल्स भी हैं, न्यूज़ चैनल्स, और या फिर एंटरटेनमेंट की बात हो, जैसे आप देखते हो जियो सिनेमा ऐप बना रखा है। तो ये सारी चीज़ें कहते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री जैसी बिग फर्म्स ये जो हैं टेली कम्युनिकेशन से लेकर के खुदरा व्यापार तक, खुदरा व्यापार से लेकर के मीडिया तक, और मीडिया के साथ साथ जो मनोरंजन करने वाले चैनल हैं वहाँ तक इन बड़े जो संस्थान हैं, जो बड़ी व्यापारिक कंपनियां हैं, उनकी पकड़ है। और इसी तरीके से अंत में जो है टाटा और आदित्य बिरला की कंपनी को भी जो है यहाँ पे वो नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये सारी जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, तो आप देखेंगे ये लगातार संपन्न होती जा रही हैं। द बिगेस्ट ऑफ इंडियाज बिग बिजनेसेस सीम्स टू बी थ्राइविंग बट दिस असेसमेंट इज़ नॉट ट्रू। अब यहाँ ये कहना चाहते हैं, देखिए आगे अब ऑथर क्या कहते हैं कि बड़ी कंपनियों की जब हम बात करते हैं तो 5-6 बड़ी कंपनियां जो इन्होंने गिना दी, जैसे मान लीजिए टाटा, आदित्य बिरला, रिलायंस, अडानी ग्रुप और ऐसे ही कोई एक आध ग्रुप और भी अगर आप निकाल लीजिए, तो उसके बाद कहते हैं कि इन बड़े ग्रुप्स में भी इन 5 के बाद जो कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए कि एयरटेल शामिल कर लीजिए आप, एयरटेल डूबा जा रहा है तो एयरटेल है, वोडाफोन है, और भी ऐसी कंपनियां आपको मिल जाएंगी। तो कहते हैं कि इन 5 बड़ी कंपनियों 5-6 को छोड़ करके अगर जस्ट इनके बाद की 5-6 कंपनियों को आप देख लेंगे तो उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। कहने का मतलब इनका ये है कि बाकी बिजनेस की तो बात ही छोड़िए, 5 बड़ी कंपनियों को छोड़ करके बाकी अगर इनके जस्ट नीचे की 5 कंपनियां आप देखो तो वो अभी भी अपने कोविड-19 के दौर में उनको जो नुकसान हुए हैं उन नुकसानों से अभी तक खुद को रिकवर नहीं कर पाई हैं। अभी जो एक पूर्व आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहे हैं, उन्होंने अभी एक जो है लेख लिखा, तो उस लेख में वो ये चीज़ कहते हैं कि शेयर ऑफ एसेट्स इन द नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स ओन्ड बाय द बिग 5 बिजनेस ग्रुप्स हैज़ राइजन फ्रॉम 10% इन 1991 टू नियरली 18% इन 2021। मतलब ये कि जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर हैं उनमें जो एसेट है, जो संपत्ति है, जो संपत्ति पर अधिकार है, वो 1991 में 10% था इन 5 कंपनियों का, और वो 2021 में बढ़कर के 18% हो गया। जबकि वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जस्ट उसके नीचे वाली 5 कंपनियां, तो उनका 1991 में जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में एसेट का परसेंटेज था वो 18 था, लेकिन अब जो है 2021 में वो घट करके 9 हो गया। फिर इसके बाद जो आगे कहते हैं कि अब देखिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कॉन्ग्लोमरेशन हो रहा है, जो कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ मनी हो रहा है, जो कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ एसेट्स हो रहा है, जो संपत्तियों का, धन का संकेंद्रीकरण हो रहा है, ये कैसे किस तरीके से समस्याएं खड़ी करता जा रहा है। तो कहते हैं कि इसका जो रैपिड राइज है ना, इतनी तेज़ी से जो केंद्रीकरण हो रहा है, ये हमारे लिए कई सारी समस्याएँ खड़ी करेगा। जैसे स्टिफिल कॉम्पिटिशन इन मार्केट। स्टिफिल कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है कि कहने को तो बाज़ार में प्रतिस्पर्धा है, लेकिन वो प्रतिस्पर्धा जो है वो गला घोटू प्रतिस्पर्धा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में जियो उतर के आ गया। अब जियो आने के बाद आपने देखा होगा कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जब स्टार्ट में जब टेली कम्युनिकेशन सेक्टर स्टार्ट हुआ था तो उस समय आप देखिए कितनी कंपनियां थीं। हच था, हच बाद में वोडाफोन में कन्वर्ट हो गया, आइडिया था, एयरसेल था, और कई मतलब बहुत सारी कंपनियां थीं। अब आज की डेट में आप देखेंगे तो कितनी कंपनियां बची हैं, वोडाफोन और आइडिया तक का भी जो है कोई नाम नहीं ले रहा। एयरटेल जो है वो स्ट्रगल करता रहता है कि हम किस तरीके से मार्केट में बने रहे। तो जियो ने पूरे टेली कम्युनिकेशन मार्केट को कवर कर लिया। तो यही बात ऑथर कहना चाह रहे हैं कि ये
कहने को तो मार्केट में जो है कंपटीशन है, लेकिन ये गला घोटू मनीष दबा के मार देने वाली कंपटीशन, ये अच्छी कंपटीशन नहीं है। दूसरा वो कहते हैं कि जब कंपटीशन नहीं रह जाती है मार्केट में तो होता क्या है कि आप प्राइसेस को, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को, कॉस्ट को रेगुलेट कर सकते हो। मींस अब आप सोचिए कि अगर कल को जियो ही जियो बचे, तो जब जियो जियो बचेगा तो क्या होगा? जियो अगर आपसे ये कह देगा कि चलिए अब हमारा रिचार्ज जो है महीने का 1000 का हो गया, तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में कोई बचा ही नहीं है। और जियो फिर अपनी मनमानी कर भी सकता है। और आप कई बार देखते भी होंगे कि पहले धीरे धीरे करके क्या होता है कि स्टार्टिंग में सारी चीज़ें फ्री होती हैं, फिर बाद में आप सोचिए कि इतने बड़े देश में अगर जो है 10 पैसा भी इंक्रीज़ कर दिया जाए एक रिचार्ज के ऊपर, तो एक दिन में कितनी इनकम होती होगी। फिर उसके बाद कहते हैं कि इसकी वजह से एसेट और इनकम इक्वलिटी जो है वो लगातार घटती जा रही है। मींस कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो एसेट हैं और जो इनकम इक्वलिटी है ये धीरे धीरे करके कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जब पैसा एक जगह इकट्ठा होने लगेगा तो फिर जब वो प्रॉफिट कमाते हैं, अब यहाँ आप समझिएगा कि ऑथर ये कहना चाह रहे थे कि कॉस्ट और प्राइस को जब आप हाई कर देते हैं अचानक से, मार्केट से जो है कंपटीशन ख़त्म होने लगता है, तो इससे जो बेनिफिट होते हैं वो बेनिफिट एसेट और इनकम इक्वलिटी मींस जो इनकम का कॉन्ग्लोमरेशन है उसको भी बढ़ाता है, संपत्ति का संकेंद्रीकरण और बढ़ता चला जाता है। और कहते हैं कि जब संपत्ति का केंद्रीकरण ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके बाद फिर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, वो लोकतांत्रिक संस्थाएं जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं और धीरे धीरे करके मीडिया वगैरह को भी कैप्चर कर लेते हैं। और मीडिया को कैप्चर करने के बाद जैसे सिविल सोसाइटी वगैरह का काम क्या होता है, आप देखिए सपोज करिए कि नर्मदा आंदोलन है या पर्यावरण बचाने के लिए इतने सारे आंदोलन हैं। जैसे आप देखेंगे कि उत्तराखंड में आपने पढ़ा होगा चिपको आंदोलन। तो इस तरीके के आंदोलन जो हैं ये अलग अलग सिविल सोसाइटीज़ के साथ के द्वारा खड़े किए जाते हैं। तो कहते हैं कि जो सिविल सोसाइटी का रोल होता है किसी मुद्दे को लेकर के, धीरे धीरे करके उस मुद्दे जो रोल है उस रोल को भी डाइल्यूट कर देते हैं, मीन्स हल्का कर देते हैं, क्योंकि सिविल सोसाइटी जो है उनके लिए एक काउंटर वेलिंग पावर की तरह जो है सोसाइटी में खड़ी होती है, प्रतिकारी शक्तियों के तौर पर। फिर उसके बाद कहते हैं कि आगे बढ़ के धीरे धीरे करके पॉलिटिकल प्रोसेस को भी इन्फ्लुएंस करने लगती हैं ये बड़ी कंपनियां। और पॉलिटिकल प्रोसेस को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं इस पर भी आगे बोलेंगे। और कहते हैं कि जब पॉलिटिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं तो फिर जो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी होता है, जो नीतियों का निर्धारण होता है, वो नीतियों का निर्धारण भी इन्हीं के पक्ष में होने लगता है। और अब ये देखिए ये चीज़ जो है एक तरीके से एक साइकिल जैसी है कि पहले पॉलिटिकल प्रोसेस को आपने इन्फ्लुएंस किया, इन्फ्लुएंस करने के बाद फॉर्मुलेशन ऑफ मीन्स नीति जो बनने की प्रक्रिया है उसको आपने प्रभावित किया, और प्रभावित करने के बाद फिर धीरे धीरे करके और ज़्यादा जो है संकेंद्रीकरण बढ़ा, और संकेंद्रीकरण जब बढ़ा तो धीरे धीरे करके आप स्टेट को कैप्चर करने लगते हैं, मीन्स स्टेट को जो है अपने संरक्षण में लेने का प्रयास करने लगते हैं। तो कुल मिला के ऑथर लास्ट में कंक्लूड ये करते हैं, ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ये सिर्फ फंक्शनिंग ऑफ मार्केट की वजह से हैं। मीन्स बाज़ार को अगर पूरी तरीके से खुला छोड़ रखा है, स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के लिए छोड़ रखा है, तो जो फंक्शनिंग ऑफ मार्केट है, इस फंक्शनिंग ऑफ मार्केट की वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है हमें देखनी पड़ती हैं। तो कहते हैं कि यहाँ से हमें दो चीज़ें समझ में आती हैं कि हमें दो ज़रूरतें हैं कि पहली ज़रूरत ये है कि हम रेगुलेशन ऑफ मार्केट करें ताकि जो मैलिशियस आउटकम्स हैं, जो मैलिशियस प्रैक्टिसेस हैं, इन मैलिशियस प्रैक्टिसेस को और आउटकम्स को रोका जा सके। दूसरा कहते हैं कि हमें उन बिग कॉन्ग्लोमरेट्स को रोकना होगा जो हमारे लिए इतनी बड़ी हो गई हैं कि कल को समस्या बनने की ओर हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि इनके सॉल्यूशन हो नहीं सकते। सॉल्यूशन के तौर पर कहते हैं कि क्या क्या सलूशन सोसाइटी में उपस्थित हैं। आप वो देखिए कि जैसे सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी आवाज़ तो उठा सकती है, लेकिन सवाल ये है कि सिविल सोसाइटी के केवल आवाज़ उठाने से तो सारी चीज़ें नहीं सुधरेंगी, क्योंकि काम जो भी होगा, जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो भी रेगुलेशन क्रिएट किए जाएंगे, जो भी रूल एंड लॉ बनेगा, वो तो स्टेट ही बनाएगा और स्टेट ही उन्हें जो है इम्प्लीमेंट करेगा। तो अगर स्टेट इम्प्लीमेंट करने की बात स्टेट के द्वारा आती है तो दिक्कत यह दिखाई देती है कि स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट नेचर का नहीं रह गया है।
इंडिपेंडेंट नेचर का नहीं रह गया, मतलब कि स्टेट जो है पूरी तरीके से कोई निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। फिर कहते हैं कि स्वतंत्र नहीं है, ऐसा हुआ कैसे? तो कहते हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमेशा सरकार को ये डेमोक्रेटिक, जो भी आपने देखा होगा, जो भी लोकतांत्रिक आंदोलन हुए या क्रांतियाँ हुई हैं, उनका हमेशा से इस बात पे जोर रहा कि जो प्राइवेट कैपिटल है, स्टेट उससे हमेशा जो है एक पर्याप्त दूरी बना करके रखे, जो निजी पूंजी है उससे राज्य हमेशा एक पर्याप्त दूरी बना करके रखे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा जब नहीं हुआ तो वो दूरी धीरे धीरे करके समाप्त हो गई। और वो दूरी समाप्त होने के आप 3 लक्षण बड़े सीधे से देख सकते हैं। तो पहला लक्षण वो कहते हैं कि जो नियो लिबरलिज्म जो है, यानी जो नव उदारवाद है, आप उसको देखेंगे कि नव उदारवाद की विचार को जो दुनिया है 1991 के बाद आप देखेंगे कि भारत में भी जो है ग्लोबलाइजेशन आ जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या है? नियो लिबरलिज्म की पैदाइश है। तो नियो लिबरलिज्म जो है, जो नव उदारवाद है, ये नव उदारवाद ये कहता है कि आप प्राइवेट कैपिटल को रेगुलेट मत करिए, आप मार्केट को रेगुलेट मत करिए, क्योंकि जब आप मार्केट को रेगुलेट नहीं करेंगे तो इनकम जो इनइक्वलिटी है और जो एसेट का कॉन्ग्लोमरेशन है, ये अपने आप समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है वो सब तक पहुंच जाएगा अगर आप बाजार को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। तो कहते हैं कि जो लिबरलिज्म को जो अपना लिया है देश ने, तो इसकी वजह से अब हम बाजार को रेगुलेट नहीं कर सकता स्टेट पूरी तरीके से, और प्राइवेट कैपिटल से दूरी भी नहीं बना सकता, क्योंकि जो नव उदारवाद की विचारधारा अपना रखी है। दूसरा सिग्नल वो कहते हैं कि एक रीज़न ये दिया जाता है कि जो ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी जो वैश्विक अन्य कंपनियां हैं, उन अन्य कंपनियों से वो देखिए भारत की भी बड़ी कंपनियों से बड़ी हैं। तो ये तर्क दिया जाता है कि अगर वैश्विक व्यापार में आपको अपना स्थान बनाना है किसी देश को, तो अपनी बड़ी कंपनियों को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा और उन्हें बचाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है रेगुलेट करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। और उल्टा होता क्या रेगुलेट करने की जगह, कि हमें अपनी बड़ी कंपनियों को बड़ी बड़ी सब्सिडीज़ के थ्रू जो है हेल्प करना पड़ता है। और तीसरा सिग्नल वो कहते हैं कि तीसरा सिग्नल आप देखेंगे कि स्टेट ने एक काम जो किया है वो ये है कि पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस ना हो बड़े कॉन्ग्लोमरेट से, ये प्रयास करना चाहिए था, लेकिन स्टेट ने उल्टा किया। उसने जो है जो डोनेशन है कॉरपोरेट सेक्टर की, उस कॉरपोरेट सेक्टर की डोनेशन को अपना लिया। और वो कैसे अपनाया? आप देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स बना करके जो डोनेशन है कॉरपोरेट सेक्टर की, उसको लेजिटिमेट कर दिया, मींस उसको वैधानिक बना दिया। अब बैंक में जाओ, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदो और पैसा जो भी आपको जिस पार्टी को डोनेट करना है, आप उस पार्टी को उतना पैसा डोनेट कर दो। तो कहते हैं कि ये जो है स्टेट ने खुद रिफ्यूज़ कर दिया इस चीज़ को। स्टेट का जो रिफ्यूज़ल फॉर द डोनेशंस फ्रॉम कॉरपोरेशंस है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट के अगेंस्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो सिविल सोसाइटी की आवाज़ के अकॉर्डिंग अगर आप कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे सोसाइटी में, तो ये 3 स्टेप्स जो हैं ये आपको प्रॉब्लम के तौर पर दिखाई देंगे। तो कुल मिला के ये कहते हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से सरकार जो है वो अंत में फिर मनमाने तरीके से नीतियाँ बनाती है और मनमाने तरीके से नीतियों को धीरे धीरे करके लागू करती है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों का ये पूरा आर्टिकल था। देखिए हम लोगों ने सारे पॉइंट जो है डिस्कस कर लिए हैं, कोई भी पॉइंट अभी भी ऐसा बचा नहीं है ना। कहते हैं कि आज़ादी के बाद भारत में भी जो है यही चीज़ें दिखाई दी कि स्टेट को जो प्राइवेट कैपिटल से डिस्टेंस बना के रखना चाहिए था, तो वो प्राइवेट कैपिटल से डिस्टेंस बना करके नहीं रख पाया। और लास्ट में आप देख लीजिए कि ये कंक्लूड क्या करते हैं। कंक्लूड करते हैं, द रिजल्ट इज एन ऑलमोस्ट रिलेंटलेस मार्च टू एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। और ये जो 3 पॉइंट्स बताए थे आपको, इन पॉइंट्स की वजह से क्या हो रहा है कि बिना रुके संपत्ति का संकेंद्रीकरण जो है वो और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो ये इनका जो है ऑथर का एस्पेक्ट था। इसके बाद हम लोग तीसरा अपना आर्टिकल देख लेते हैं, स्टेट्स मस्ट कोऑर्डिनेट टू इवॉल्व ए जॉइंट स्ट्रेटजी टू कॉम्बैट फ्लड्स। तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मतलब डिस्कशन नहीं है, कुछ ऐसे ही जो दिल्ली सरकार वगैरह को लेकर के कुछ बातचीत की है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जो अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हैं उनको मैं पॉइंट्स के लेवल पे जो है डिस्कस कर देता हूँ। कि देखिए फ्लड आती है, तो फ्लड जब आती है
तो कौन कौन सी चीज़ें जो है उसमें इन्वॉल्व आपको दिखाई देंगी। तो एक तो क्लाइमेट चेंज होता है, दूसरा अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, तीसरा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी आधारिक संरचना है, वो आधारिक संरचना में क्या क्या कमियां हैं, वो कमियां दिखाई देती हैं हमें। तो आप देखेंगे कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अगर आप कमियों की बात करें तो आप देखिए कि इतना ज़्यादा इमारतें बना दी गई हैं या इतना ज़्यादा पक्का कर दिया गया, जैसे हर तरफ सड़क है, इमारत है। इवन आप देखेंगे कि पेड़ जो होते हैं तो पेड़ों के आसपास भी गोल गोल सीमेंट का चबूतरा बना देते हैं, तो उसके आसपास भी कंक्रीटाइजेशन कर। तो कहने का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा कंक्रीटाइजेशन कर दिया है कि पानी ज़मीन सोख ही नहीं पाती है। और पानी जब ज़मीन सोख नहीं पाती तो कम से कम एटलीस्ट जो है सीवर की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था ये अच्छी होती। तो नाली की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, सीवर लाइंस भी ठीक से काम नहीं कर रही हैं, नाले भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे कल के समाचारों में एक चीज़ है कि दिल्ली में 201 नालों की जो है बात की जाती है और 40 नाले उसमें से गायब हैं। आप समझिए कि 201 नालों में से 40 नाले दिल्ली में गायब है, पता ही नहीं है सरकार को कि 40 नाले कहाँ गए। तो कंडीशन ये है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा अर्बनाइजेशन। तो 3 पॉइंट निकला है फ्लड आने की वजह, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन और इंफ्रा लैकुना मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमी है। और दूसरा आप देखेंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जब बारिश आती है तो हमें लैंडस्लिप्स देखने को मिलते हैं, लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं। तो जब लैंडस्लिप्स और लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं तो इसमें क्या होता है कि कितनी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। अभी हिमाचल प्रदेश में जो है केवल जो है न्यूज़ में ही बताया जा रहा है कि 4000 करोड़ का नुकसान हो चुका है संपत्ति का लगभग। इसके अलावा थ्रेट टू लाइफ होती है, लोगों की मौत भी होती है। अभी तक तकरीबन जो बाढ़ है उसमें आप देखेंगे तो 70 से 80 लोग जो है उनकी डेथ हो चुकी है। तो मेन कॉजेज़ की तरफ अगर आप देखिए तो एक तो कॉन्क्रीटाइजेशन आपको मिलेगा, कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ सिटीज़। दूसरा आपको मिलेगा कि जो डैम्स हैं उनका ठीक से रेगुलेशन नहीं किया जा रहा है, जो बांध हैं उनका ठीक से रेगुलेशन नहीं किया जा रहा है। दूसरा आप देखेंगे कि जो बांध बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, तो उनमें इतनी ज़्यादा सिल्ट आ चुकी है कि पानी को जितनी उनकी रोकने की कैपेसिटी है उतनी ज़्यादा पानी को वो जो रोक नहीं पा रहे हैं। दूसरा सही समय पे जो है पानी की निकासी हम लोग सही जगह पे नहीं कर पाते हैं। तीसरा आप देखेंगे कि जो वाटर मैनेजमेंट है हमारा, वो वाटर मैनेजमेंट जो है कहीं ना कहीं जा कर के फेल पड़ जाता है। हालांकि देखिए बहुत सारी चीज़ों पे देश आगे काम भी कर रहा है, जैसे नदी जोड़ो योजना चल रही है। तो कुल मिला के ऑथर जो है ये कहते हैं कि बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती कि अभी सिर्फ इस बार बाढ़ आ गई और इसके बाद अभी सारा मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे देखिए एक बहुत बड़ा इशू जो है कल निकल के आया कि जो बाढ़ नियंत्रण पर एक शीर्ष समिति होती है, तो बाढ़ नियंत्रण पर शीर्ष समिति की बैठक ही दिल्ली में नहीं बुलाई गई। तो जब वो बैठक ही नहीं हुई तो जो मेजरमेंट्स लेने चाहिए थे वो मेजरमेंट्स लिए ही नहीं गए। अब हरियाणा में एक बांध है हथनी कुंड बांध, तो उस हथनी कुंड वो सॉरी बांध नहीं उसको बैराज बोलते हैं। देखिए बैराज और डैम में अंतर समझ लीजिए आप। बैराज जो है वो ज़्यादा पानी को रोक नहीं सकता, डैम जो है वो ज़्यादा पानी को रोकता है। तो हरियाणा में यही समस्या है कि हथनी कुंड बैराज जो है, उस हथनी कुंड बैराज में जब ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो पानी छोड़ दिया जाता है। और पानी का क्या है कि जब पानी के देखिए ये जो बाढ़ नियंत्रण की शीर्ष समिति होती है इसकी जब बैठक होती है तो पैरामीटर्स होते हैं पानी के कि कितना पानी होगा, तो चेतावनी जारी की जाती हैं। तो पानी बढ़ने के लेवल के साथ साथ चेतावनियों के स्तर होते हैं। तो ऐसी ही जो है पहली चेतावनी, दूसरी चेतावनी, ऐसे करके जो है बताया जाता है। तो जब बैठक ही नहीं हुई तो उस तरीके की चीज़ें जो है डील नहीं हो पाई। नतीजा क्या हुआ कि दिल्ली में जो है केवल आप समझिए कि पूरे जुलाई में जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी बारिश जो है 4 से 5 दिन के अंदर हो गई और नतीजा ये हुआ कि पूरी दिल्ली जो है वो बाढ़ में डूब गई। कुल मिलाकर के आगे जो है कहते हैं कि बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, ये सारी चीज़ें इशारा करती हैं। आप देखेंगे तो जो आर्कटिक क्षेत्र है यानी जो ध्रुवीय क्षेत्र है पृथ्वी के, उनका भी तापमान बढ़ रहा है। साथ ही साथ अरब सागर जो है, अरब सागर का भी तापमान बढ़ रहा है। तो और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी लगातार बढ़ रहा है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में जो मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली ये अपने आप को सेफ ना समझें, आगे जो है संकट इनके सामने बाढ़ को लेकर के और ज़्यादा भयानक होने के आसार हैं। तो रेन इवेंट्स जो हैं वो बढ़ते ही जाएंगे और जैसे जैसे जो है रेन का लेवल बढ़ेगा, जो प्रेसिपिटेशन है वो बढ़ेगा पानी का, तो वैसे ही जो है फ्लड की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। तो इसलिए वो कहते हैं, ऑथर लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि जो भी हो कुल मिला के
अब कोई बाढ़ से अछूता नहीं रहा है कि कोई ये सोचे कि हमारे यहाँ बाढ़ नहीं आएगी। तो इसलिए जो भी राज्य हैं भारत के, उन सारे राज्यों को अपने आपसी मतभेद भुला करके ठीक एक जो है रणनीति जो है साझा रणनीति को डेवलप करना चाहिए फ्लड को काउंटर करने के लिए। अब सोचिए कि दिल्ली में जो है इतनी बाढ़ आ गई है कि जो आइकनिक लैंडमार्क्स हैं जैसे लाल किला है, सुप्रीम कोर्ट है, इनके आसपास भी पानी भरा हुआ है। ये भी जो है पानी में मतलब डूबे तो नहीं है लेकिन इतना पानी भरा है आसपास, तो ये तो भाई विरासत है। तो कुल मिला के जो है कंक्लूड यही करते हैं कि जो राज्य हैं, राज्यों को एक मिल करके अपने मतभेदों को भुला करके एक साझा रणनीति बनानी चाहिए। जैसे कि हम लोग जो है, जैसे कि इसके पहले भारत ने एयर पॉल्यूशन को लेकर के सारे राज्यों ने मिल करके, जब उन्हें पता चला कि देखिए एयर का मैटर ऐसा है कि ये नहीं कर सकते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश की अकेले की हवा या दिल्ली की अकेले हवा या महाराष्ट्र की अकेले हवा को आप शुद्ध कर लेंगे। तो एयर को लेकर के मामला जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इंटरडिपेंडेंट मैटर है। तो इंटरडिपेंडेंट मैटर होने की वजह से एक साझा फ्रेमवर्क विकसित किया एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग, जैसे भारत के राज्यों ने मिलकर के केंद्र सरकार के साथ आपसी सहयोग से। तो उसी तरीके से बाढ़ भी, उनके कहने का मतलब है कि अब किसी एक जगह की समस्या नहीं रही, ये पूरे भारत के शहरों की समस्या है। और धीरे धीरे करके शहरीकरण आगे और बढ़ेगा, अभी औद्योगिक विकास और होगा तो ये समस्या और गंभीर होती जाएगी। तो इसको जो है बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और ठीक वैसे ही जैसे एयर पॉल्यूशन के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया है, तो भारत सरकार के साथ सारे राज्य मिलकर के बाढ़ नियंत्रण के लिए भी एक साझा रणनीति का विकास करें। तो इस तरीके से हमारे जो है ये आर्टिकल 3 थे। तो आज हम लोग जो है इसको यहीं रखते हैं। बाकी आगे से और भी चीज़ें जो है मतलब जैसे कि आज डेली न्यूज़ हम सोच रहे हैं कि एटलीस्ट स्टार्टिंग में आपको हल्का सा जो है 2 से 3-4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो भी हम लोग बता ही दिया करें, ताकि आप सारे सिनेरियो से परिचित रहो। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।